हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स टारगेट नेट एंड जेआरएफ। मैं हूं नवीन ग्रोवर। स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए एक नया लेक्चर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने जो हमारी बिजनेस फाइनेंस यूनिट है, बिजनेस फाइनेंस यूनिट का एक टॉपिक है अप्रोचेज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। अप्रोचेज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी हमने स्टार्ट किया हुआ है, जिसका हम एक लेक्चर पढ़ चुके हैं। अप्रोचेज ऑफ डिविडेंड पॉलिसी की तीन मॉडल हैं गाइस, जिसमें दो तरह के मॉडल हैं, रेलिवेंट एंड इरेलीवेंट। जिसमें रेलिवेंट का एक पोर्शन, रेलिवेंट मॉडल का एक पार्ट है जो वाल्टर मॉडल, वो हम स्टडी कर चुके हैं। दो तरह की अप्रोचेज हैं गाइस, जैसे रेलिवेंट और इरेलीवेंट। रेलिवेंट में दो आते हैं, वाल्टर और गॉर्डन। इरेलीवेंट में एक आता है, मोदिग्लियानी एंड मिलर आता है। वाल्टर मॉडल हम स्टडी कर चुके हैं। आज हम स्टडी करने वाले हैं हमारा गोल्डन मॉडल। तो गाइज, गोल्डन मॉडल पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो वाल्टर मॉडल के ऊपर लेक्चर है वो ऑलरेडी मैं बना चुका हूं। वो आप ज़रूर देखें। उसको देखने के लिए उसका जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो प्लीज़ इस लेक्चर को देखने से पहले उस लेक्चर को ज़रूर देखें, ताकि आपका जो सारा चैप्टर है वो अच्छे तरह से कंप्लीट हो जाए। तो आइए स्टार्ट करते हैं गाइज हमारा गोल्डन मॉडल। गोल्डन मॉडल जो है वो सबसे पहले दिया किसने था गाइज? सर दिया था मयूर गोल्डन ने दिया था। कहता है अनदर थ्योरी विच एडवोकेट्स दैट द डिविडेंड्स आर रेलिवेंट, इट्स मेन एम्फेसिस ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये क्या कहता है कि जो दूसरी थ्योरी है डिविडेंड को रेलिवेंट मानने वाली, वो कौन सी है? वो है गाइज गोल्डन मॉडल। किसने दिया था? मयूर गोल्डन ने दिया था। ये एक रेलिवेंट अप्रोच है। ये क्या कहता है कि डिविडेंड रेलिवेंट होता है। डिविडेंड का रेलिवेंट होने का मतलब है कि डिविडेंड देने से हमारी वैल्यू ऑफ फर्म पे इफेक्ट पड़ता है। इसका मेन एम्फेसिस किस पे होता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे होता है। इसकी कुछ अजम्पशंस हैं गाइज, आगे हम पढ़ते हैं। पहली अजम्पशंस है, कहता है कि नो एक्सटर्नल फाइनेंसिंग, कोई भी बाहर से फंड रेज नहीं किया जाता। एक ही सोर्स फंड का माना जाता है। वो कौन सा माना जाता है? रिटेन्ड अर्निंग माना जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था कि नया जो फर्म है उसके लिए तो ये एक समस्या है, क्योंकि नई फर्म के पास तो रिटेन अर्निंग होती नहीं। तो ये एक तरह की ड्रॉबैक है नई फर्म के लिए। सेकंड क्या कहता है? आर एंड के कॉन्स्टेंट रहते हैं। आर से मतलब क्या है? हमारा रेट ऑफ रिटर्न है। और के से मतलब हमारा क्या है? कॉस्ट ऑफ कैपिटल है। थर्ड है हमारा फर्म की परपेचुअल लाइफ। परपेचुअल का मतलब क्या होता है गाइज? फर्म की जो लाइफ होती है वो लॉन्ग लाइफ होती है। फोर्थ है गाइज हमारा, फोर्थ जो अजम्पशंस है वो ये है, रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइडेड अपॉन ऑन इज कांस्टेंट, दस द ग्रोथ रेट जी इक्वल टू बी आर इज आल्सो कांस्टेंट। ये क्या कहता है कि जो रिटेंशन रेशियो एक बार डिसाइड हो जाए वो कांस्टेंट रहता है। दूसरा जो हमारी ग्रोथ रेट है, ग्रोथ रेट कैसे निकलती है? जी इक्वल टू बी आर, बी को आर से मल्टीपल करके, ग्रोथ रेट का नाम जी है, और निकलती कैसे है? बी को आर से मल्टीप्लाई करके। वो भी क्या रहती है? दोनों कांस्टेंट रहती है। पांचवा पॉइंट हमारा क्या है? के इज ग्रेटर देन बी आर, जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी, के का मतलब है कॉस्ट ऑफ इक्विटी, ये क्या होती है? ज़्यादा होती है ग्रोथ रेट से। पांच एजम्पशन बताई। यहाँ तक हमने क्या पढ़ा कि जो ये गोल्डन मॉडल है मयूर गोल्डन ने दिया था, एक रेलिवेंट मॉडल है। रेलिवेंट मॉडल होने का मतलब क्या है कि डिविडेंड देने का इफेक्ट वैल्यू ऑफ फर्म पे पड़ता है। इसका मेन एम्फेसिस किस पे रहता है? टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे रहता है। इसकी पांच एजम्पशन पड़ी। कोई एक्सटर्नल फाइनेंसिंग नहीं है, सारे का सारा फंड जो है रिटेन अर्निंग के थ्रू कलेक्ट किया जाता है। दूसरा आर एंड के कॉन्स्टेंट रहते हैं। आर से मतलब रेट ऑफ रिटर्न से है, और के से मतलब कॉस्ट ऑफ इक्विटी से है। फर्म की परपेचुअल लाइफ है। परपेचुअल लाइफ का मतलब है फर्म की लॉन्ग लाइफ है। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि रिटेंशन रेशियो वंस डिसाइड, रिटेंशन रेशियो एक बार डिसाइड हो गया वो कांस्टेंट रहता है। ग्रोथ रेट भी हमारी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। पांचवा पॉइंट हमारा होता है कि के जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो बी आर मतलब ग्रोथ रेट से ज़्यादा होता है। आगे इसके बारे में दो आर्गूमेंट्स आए हैं। टू फोल्ड अजम्पशंस क्या कहते हैं गाइस इसकी? कहते हैं कि इन्वेस्टर्स आर रिस्क एडवर्स। इन्वेस्टर क्या है? रिस्क एडवर्स हैं, मतलब रिस्क को अवॉइड करते हैं। सेकंड है दे पुट ए प्रीमियम ऑन ए सर्टेन रिटर्न, सर्टेन रिटर्न के लिए प्रीमियम को कहीं पुट या लगा देते हैं। आगे क्या कहता है कि एज इन्वेस्टर्स आर रैशनल, इन्वेस्टर क्या है? हमारा रैशनल है। दे अवॉइड रिस्क को अवॉइड करता है। इफ अर्निंग आर रिटेन्ड, अगर अर्निंग को रिटेन कर लिया जाए, जो मार्केट प्राइस है शेयर का वुड बी एडवर्सली इफेक्टेड। अगर हम क्या कर लेंगे, सारी की सारी अर्निंग को क्या कर लेंगे? रिटेन कर लेंगे। तो जो मार्केट प्राइस है शेयर का, मार्केट प्राइस शेयर का मतलब है जो एमपीएस है, वो एडवर्सली इफेक्टेड हो जाए, क्योंकि सारे का सारा पैसा फर्म में रिटेन कर लिया जाएगा। शेयर होल्डर में कुछ बांटा नहीं जाएगा, तो शेयर होल्डर उस फर्म का क्या कर देंगे? शेयर खरीदना बंद कर देंगे। तो जिससे शेयर खरीदना बंद हो गया तो फर्म का जो एमपीएस है वो क्या हो जाएगा गाइज? डाउन चला
जाएगा। उसके बाद एक कहावत है गाइस जो मोस्ट ऑफ द टाइम पेपर में पूछी जाती है, एज इट इज़ पेपर में आती है और पूछा जाता है कि ये बात किसने कही, वो है अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश। यहाँ तक की जो ये लाइन है गाइज एज इट इज़ पेपर में पूछी जाती है और पूछा जाता है कि किसने कही, तो हम कहेंगे मयूर गॉर्डन ने ये बात कही है। अ बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश इज़ बेस्ड ऑन द लॉजिक दैट वट इज़ अवेलेबल एट प्रेजेंट इज़ प्रेफरेबल टू वट मे बी अवेलेबल इन द फ्यूचर। ये जो लाइन है ए बर्ड इन हैंड इज़ बेटर देन टू इन द बुश, ये किस लॉजिक पे डिपेंड करती है? इस लॉजिक पे आधारित है कि जो आपके पास एट प्रेजेंट आपको मिल रहा है वो बेटर है रेदर देन जो फ्यूचर में मिलने वाला है उससे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको आज कम मिल रहा है तो आप उसी में संतुष्ट हो, आपको भविष्य में बेशक ज़्यादा मिलने की उम्मीद हो, आप उस पर बात पर रिलाई नहीं करोगे, उस बात को नहीं मानोगे। ये बात ये गॉर्डन कहता है। गॉर्डन कहता है कि आपको एट प्रेजेंट जो मिल रहा है आप उससे सेटिस्फाइड हो, भविष्य में आपको बेशक ज़्यादा मिलने की उम्मीद हो, आप वो प्राप्त या लेना नहीं चाहोगे। आगे गाइज हमारा आता है फॉर्मूला। फॉर्मूला भी बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। हमारा फॉर्मूला है P इक्वल टू ई 1 माइनस बी बाय में के ई माइनस बी आर। बी आर से मतलब ग्रोथ रेट। हमारा फॉर्मूला क्या हुआ? P इक्वल टू ई ब्रैकेट 1 माइनस बी बाय में के ई माइनस बी आर, ये हमारा फॉर्मूला होगा। अब यहाँ पे ऑब्जर्वेशन क्या है सारे फॉर्मूले की? P से मतलब क्या है? प्राइस पर शेयर, E से अर्निंग पर शेयर, R से रेट ऑफ रिटर्न, के ई से कॉस्ट ऑफ इक्विटी, B से हमारा रिटेंशन रेशो, बी आर से ग्रोथ रेट। अब 1 माइनस बी क्या होता है? डीपी रेशो होता है। फॉर्मूला से दोबारा रिपीट कर रहा हूँ गाइस, फॉर्मूला हमारा होता है ई 1 माइनस बी बाय में के ई माइनस बी आर। पी से मतलब प्राइस ऑफ शेयर, ई से मतलब अर्निंग पर शेयर, 1 माइनस बी हमारा रिटेंशन डीपी रेशो, के ई कॉस्ट ऑफ इक्विटी, बी आर हमारा ग्रोथ रेट। तो आइए एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमने क्या लिया है, आर को 12% मतलब रेट ऑफ रिटर्न हमारी 12% है, ईपीएस मतलब अर्निंग पर शेयर हमारा 20 रुपये है। आगे हमें दिया गया है, हमें डीपी रेशो दिया गया है और रिटेंशन रेशो दिया गया है। डीपी रेशो हमने लिया है जो 10:70। रिटेंशन रेशो क्या होता है? 1 माइनस डीपी रेशो होता है, तो इसका उल्टा हो जाएगा 90, 80, 70, 60, 50, 40 और 30 हो जाएगा। के ई हमने ले ली 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14। यहाँ तक हमने हमारी स्टेटमेंट ली। अब 1 बाय 1 करके हम स्टेटमेंट उठाते जाएंगे और हमारे शेयर की प्राइस निकालते जाएंगे। सबसे पहले हमने क्या उठा लिया? ई, हमारा फॉर्मूला था ई 1 माइनस बी। 1 माइनस बी का मतलब है हमारा जो 1 माइनस बी का मतलब है रिटेंशन रेशो होता है बी। 1 माइनस बी डीपी रेशो हमारा सबसे पहले कितना था गाइज? डीपी रेशो हमारा था, डीपी रेशो हमारा 1 माइनस बी के बराबर होता है हमारा डीपी रेशो, तो हमारा 10 है, तो हमने क्या ले लिया? 0.10 ले लिया। उसके बाद हमारा बाय में के ई माइनस बी आर, बी हमारा ये, आर हमारी कितनी? 0.12। तो इस तरीके से हमने पी की जो वैल्यू निकाली, वो पी की वैल्यू आ गई गाइज 21.74। वो जो हमारी वैल्यू निकल के आई गाइज, वो निकल के आई 21.74। इसी तरह हमने नेक्स्ट पोर्शन उठाया। नेक्स्ट पोर्शन में गाइज हमने क्या उठाया? नेक्स्ट पोर्शन में हमने लिया जो डीपी रेशो हमने लिया 20 और रिटेंशन रेशो 80 और के ई क्या लेंगे हम अब 19। अब इसके थ्रू पी की वैल्यू प्राइस ऑफ शेयर निकालेंगे तो वो निकल के आएगा गाइज 42.55। इसी तरीके से हमने नेक्स्ट में क्या लेंगे? डीपी रेशो हमारा हो जाएगा 30, रिटेंशन रेशो 70 और के ई हमारी हो जाएगी 18%। तो आर हमारी वही 12% रहेगी, ई वाला वही 20 रहेगा। तो इस तरीके से हमने जो सी वैल्यू निकाली वो आ जाएगी 62.50। इसी तरह हमारी डी वैल्यू निकल के आएगी, वैल्यूज पुट करके 81.63। ई वैल्यू निकल के आएगी 100 रुपये, एफ निकल के आएगी 117.65 और जी वैल्यू निकल के आएगी 134.62। तो कहने का मतलब क्या है? वैल्यू निकालने का मकसद क्या है गाइस? कि जैसे जैसे हमारा डीपी रेशो बढ़ता चला जाता है वैसे वैसे वैल्यू ऑफ शेयर है जो वैल्यू ऑफ शेयर है गाइज आप देख रहे हैं वो बढ़ता चला जाता है।
पहले 21 रुपये 74 पैसे, फिर 42.55, फिर 62 रुपये 50 पैसे, फिर 81.63 रुपीज़, फिर 100 रुपये, फिर 117 रुपये 65 पैसे, फिर जी वैल्यू 134 रुपये 62 पैसे हो जाता है। तो कंक्लूजन क्या निकलता है गाइस इस मॉडल का? कंक्लूजन, गोल्डन दस कंटेंट दैट द डिविडेंड डिसीजन हैज़ ए बियरिंग ऑन ए मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो कहने का मतलब क्या है कि जो डिविडेंड डिसीजन है उसकी जो बियरिंग है, उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है वो किसके ऊपर पड़ता है? एमपीएस के ऊपर पड़ता है। तो उसका जो इम्पैक्ट पड़ता है गाइज वो फेवरेबल पड़ता है। फेवरेबल का मतलब है कि जैसे जैसे डिविडेंड हम ज़्यादा देते जाते हैं वैसे वैसे हमारा एमपीएस क्या होता चला जाता है? बढ़ता चला जाता है। गाइज एक पेपर में आने वाला क्वेश्चन भी बन गया कि गोल्डन मॉडल के तहत अगर डिविडेंड ज़्यादा दिया जाए तो एमपीएस के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? वो इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा या फिर कांस्टेंट रहेगा? तो हम कहेंगे कि जैसे जैसे डिविडेंड दिया जाता है गोल्डन मॉडल के अंदर वैसे वैसे एमपीएस हमारा बढ़ता चला जाता है। यही हमारे गोल्डन मॉडल का क्या था? कंक्लूजन था। आगे चलते हैं गाइस। ये था हमारे दो तरह के दो रेलिवेंट मॉडल पढ़े हमने, एक वाल्टर का एक गोल्डन का। आज अब हम पढ़ने जा रहे हैं इरेलीवेंस अप्रोच। इरेलीवेंस अप्रोच गाइस एक ही थी जिसका नाम क्या था? बहुत ही फेमस अप्रोच है ये, एमएम अप्रोच या फिर इसको एमएम हाइपोथेसिस बोला जाता है। ये क्या है? इरेलीवेंस अप्रोच है। दूसरी बात ये किसने दी है? मोदी गिलानी मिलर ने दी है। इरेलीवेंस होने का मतलब क्या है कि डिविडेंड देने का फर्म की वैल्यू ऑफ फर्म पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता, ये मोदी गिलानी मिलर कहना चाहता है। कहते हैं कि द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्गूमेंट इन सपोर्ट ऑफ द इरेलीवेंस ऑफ द डिविडेंड इज प्रोवाइडेड बाय द एमएम हाइपोथेसिस। Its main emphasis on the increased EPS, not on the distributor return. Its dividend policy may have no influence on the market price of share या फिर value of firm या फिर market price of share पे कोई impact नहीं पड़ता। कहता है कि जो मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव आर्गूमेंट है इन सपोर्ट ऑफ द इरेलीवेंस ऑफ द डिविडेंड, जो डिविडेंड की इरेलीवेंस होने की सपोर्ट करने वाला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्गूमेंट है वो है गाइस एमएम हाइपोथेसिस। मतलब डिविडेंड की इरेलीवेंस होने का दावा करने वाला जो आर्गूमेंट है, जो अप्रोच है वो कौन सी है? एमएम है। एमएम का से मतलब हमारा क्या है? मोदी गिलानी मिलर अप्रोच है। इसका जो मेन एम्फेसिस या मेन जो इम्पैक्ट रहता है, मेन जो फोकस रहता है वो किस पे रहता है? इंक्रीज ईपीएस, ईपीएस को बढ़ाने पे रहता है, रादर देन डिस्ट्रीब्यूटर रिटेन पे का रिटेन के ऊपर इसका कोई भी ध्यान नहीं रहता। इसका मेन मकसद क्या होता है कि ईपीएस अर्निंग पर शेयर हमारा बढ़ना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट और रिटेन की तरफ इसका कोई भी ध्यान नहीं होता। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो गाइज पेपर के अंदर पूछी जाती हैं, इसकी अजम्पशंस पूछी जाती हैं। सबसे पहले है कहता है कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, परफेक्ट कैपिटल मार्केट है। दूसरा इन्वेस्टर रैशनल है। थर्ड कहता है देयर आर नो टैक्सेस, कोई भी टैक्सेस नहीं है। फोर्थ क्या कहता है? इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच डजंट चेंज फाइनेंसिंग ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट आउट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग विल नॉट चेंज द बिजनेस रिस्क। कहता है रिटेन्ड अर्निंग में से की गई नई इन्वेस्टमेंट से हमारी इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कोई फर्क नहीं पड़ता और न ही हमारा बिजनेस रिस्क में कोई परिवर्तन आता है। कहता है रिटेन्ड अर्निंग में से की गई नई इन्वेस्टमेंट से ना तो इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में परिवर्तन आता है और न ही हमारे कोई बिजनेस रिस्क में चेंज होता है। पांचवी जो हमारा वो है नो चेंज इन आर एंड के, रेट ऑफ रिटर्न और कॉस्ट ऑफ इक्विटी कांस्टेंट रहते हैं, ये मान के चलता है। उसके बाद आती है गाइस छठी हमारी जो अजम्पशन है वो ये है कि परफेक्ट सर्टेनिटी अबाउट प्रॉफिट, प्रॉफिट के बारे में सर्टेनिटी रहती है, परंतु इस जो अजम्पशन है इसको क्या कर दिया गया? बाद में हटा दिया गया था कि प्रॉफिट के बारे में कभी भी सर्टेनिटी नहीं रखी जा सकती। उसके बाद क्रक्स आता है। क्रक्स का मतलब होता है गाइस सार, किसी भी चीज़ का सार, क्रक्स ऑफ आर्गुमेंट। अब जब इस जो अप्रोच है ये एमएम अप्रोच, इसका सार क्या है? कहता है इरेलीवेंस ऑफ डिविडेंड पॉलिसी इज प्रोवाइडेड बाय द आर्बिट्रेज प्रोसेस। जो इरेलीवेंस होने डिविडेंड पॉलिसी के इरेलीवेंस होने की जो प्रूवेंस है, ये जो प्रूव करना है वो कौन करता है? आर्बिट्रेज प्रोसेस करती है। अब आर्बिट्रेज का मतलब क्या होता है? आर्बिट्रेज का मतलब होता है बाइंग इन वन मार्केट एट लोअर कॉस्ट एंड सेलिंग इट इन अनदर मार्केट एट हायर प्राइस। भाई एक मार्केट में सस्ते लेवल पे खरीदना और उसको दूसरी मार्केट में क्या कर देना? महंगे रेट पर सेल कर देना, ये आर्बिट्रेज का मतलब होता है। आर्बिट्रेज मीन्स बाइंग इन वन मार्केट एट लोअर कॉस्ट एंड सेलिंग इट इन अनदर मार्केट एट हायर कॉस्ट। आगे क्या कहता है? आर्बिट्रेज प्रोसेस इन्वॉल्व ए स्विचिंग एंड बैलेंसिंग ऑपरेशन। आर्बिट्रेज प्रोसेस प्रक्रिया में क्या शामिल किया जाता है? स्विचिंग एंड बैलेंसिंग ऑपरेशन, स्विचिंग और बैलेंसिंग ऑपरेशन को शामिल किया जाता है। इन अदर वर्ड्स आर्बिट्रेज रेफर्स टू द एंटरिंग सिमिल्टेनियसली इन टू ट्रांजेक्शन विच एग्जैक्टली बैलेंस और कंप्लीटली ऑफसेट ईच अदर। आगे क्या कहता है कि आर्बिट्रेज प्रक्रिया का मतलब क्या है कि दो ट्रांजेक्शन में एक साथ एंट्री करना, जिससे क्या हो जाता है उनका जो इम्पैक्ट होता है आपस में
वो क्या हो जाता है, ऑफसेट हो जाता है, कंप्लीटली बैलेंस हो जाता है, बैलेंस का मतलब इक्वल हो जाता है, या फिर ऑफसेट कंप्लीटली खत्म हो जाता है। फर्म हैज़ टू अल्टरनेटिव, आगे क्या कहता है, फर्म के पास दो तरह के अल्टरनेटिव्स हैं। पहला क्या अल्टरनेटिव है कि इट कैन रिटेन इट्स अर्निंग, फर्म क्या कर सकती है, अपनी रिटेन को क्या कर सकती है, अर्निंग को रिटेन कर सकती है। इन्वेस्टमेंट, फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए फर्म क्या कर सकती है, अपनी जो अर्निंग है उसको क्या कर सकती है, रिटेन कर सकती है। सेकंड पार्ट में क्या कहता है, डिस्ट्रीब्यूट द अर्निंग टू द शेयर होल्डर एज ए डिविडेंड, डिविडेंड के रूप में शेयर होल्डर को बांट सकते हैं। कहने का मतलब फर्म के पास दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो वो सारे का सारा फंड क्या कर ले, रिटेन कर ले, या फिर एज ए डिविडेंड शेयर होल्डर में बांट दे। अब डिविडेंड बांटने का इम्पैक्ट क्या होगा आगे, कहता इफेक्ट ऑफ डिविडेंड पेमेंट ऑन शेयर होल्डर्स वेल्थ विल बी एग्जैक्टली ऑफसेट बाय द इफेक्ट ऑफ रेजिंग एडिशनल कैपिटल। क्या कहता है कि अगर सारे का सारा पैसा हम क्या कर देंगे, डिविडेंड के रूप में बांट देंगे। अब फर्म ने क्या कर दिया, सारे का सारा पैसा डिविडेंड के रूप में बांट दिया, कुछ भी रिटेन्ड नहीं किया, तो फंड को क्या करना पड़ेगा, फर्म को क्या करना पड़ेगा, एडिशनल कैपिटल के लिए बाहर से फंड रेज करना पड़ेगा। अब बाहर से फंड रेज करना पड़ेगा तो उसकी कुछ ना कुछ कॉस्ट पड़ेगी, तो वो बाहर हमें कॉस्ट पर पे करनी पड़ेगी। तो ये एमएम कहता है कि अगर डिविडेंड हम देते हैं तो डिविडेंड देने से हमें बाहर से जो फंड रेज करना पड़ेगा एडिशनल कैपिटल के लिए, उसके लिए हमें जो कॉस्ट पे करनी पड़ेगी वो ऑफसेट हो जाएगी या फिर बैलेंसिंग हो जाएगी, ये कहता है एमएम। उसके बाद क्या कहता है, व्हेन डिविडेंड पेड, जब डिविडेंड पेड किया जाएगा द मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर विल डिक्रीज, कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एमएम वुड देयरफॉर बी इंडिफरेंट, एमएम कहता है कि इंडिफरेंट हो जाता है फर्म बिटवीन डिविडेंड एंड रिटेंशन। अब ये तो डिविडेंड दिया जाए या फिर रिटेन किया जाए फंड को, इसके बारे में एमएम क्या कहता है कि जो फर्म्स जो हैं वो क्या हो जाती हैं, इंडिफरेंट हो सकते हैं भी, या तो डिविडेंड दें या फिर रिटेंशन करें। गाइज ये थी हमारी एमएम अप्रोच। अब एमएम अप्रोच की हम एक तरीके से फास्ट तरीके से रिवाइज करते हैं। क्या कहती है एमएम अप्रोच, सबसे पहले किसने दी, सबसे पहले बात तो ये क्या है, हमारी इरेलीवेंस अप्रोच है, इरेलीवेंस अप्रोच है। दूसरा ये किसने दी, मोदी गिलानी मिलर ने दी। ये फर्म क्या कहती है, सॉरी ये अप्रोच क्या कहती है कि जो इरेलीवेंस की सपोर्ट में कॉम्प्रिहेंसिव जो आर्गूमेंट देने वाली अप्रोच है वो एमएम है। इसका जो मेन एम्फेसिस होता है वो ईपीएस इंक्रीज करने पर होता है, डिस्ट्रीब्यूटर रिटेन करने पर कोई ध्यान नहीं होता। इसकी जो डिविडेंड पॉलिसी है इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं होता, मार्केट प्राइस होता है शेयर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसकी कुछ एजम्पशंस थी गाइज, कहता कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, इन्वेस्टर रैशनल है, कोई टैक्सेस नहीं पड़ता, इन्वेस्टमेंट पॉलिसी विच डजंट चेंज, फाइनेंसिंग ऑफ नई इन्वेस्टमेंट से इन्वेस्टमेंट पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं आता, वो रिटेन अर्निंग में से की गई होती है, और ना ही बिजनेस रिस्क में कोई परिवर्तन आता है। आर एंड के ही कॉन्स्टेंट रहते हैं, ये मान के चलता है। उसके बाद नेक्स्ट कहता है कि प्रॉफिट के बारे में सर्टेनिटी रहती है, परंतु इस जम्पशंस को बाद में हटा दिया गया था। फिर आता है क्रक्स, क्रक्स क्या कहता है कि जो इरेलीवेंसी है इरेलीवेंसी है जो डिविडेंड की, वो किसके द्वारा प्रूव की जाती है, वो आर्बिट्रेज के द्वारा प्रूव की जाती है। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहती है कि बाइंग इन वन मार्केट एट लोअर कॉस्ट एंड सेलिंग इट इन अदर मार्केट एट हायर कॉस्ट। अगर इसमें हम जो आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या कहती है कि आर्बिट्रेज प्रोसेस एक स्विचिंग एंड बैलेंसिंग ऑपरेशन है। आर्बिट्रेज प्रोसेस में इन्वॉल्व है स्विचिंग एंड बैलेंसिंग ऑपरेशन। स्विचिंग एंड बैलेंसिंग ऑपरेशन का मतलब क्या कहता है कि हम दो ट्रांजेक्शन में एक साथ एंट्री करते हैं तो दोनों का जो इम्पैक्ट होता है एक दूसरे के ऊपर वो एक दूसरे को ऑफसेट कर देता है, मतलब बैलेंस कर देता है। आगे क्या कहता है, फर्म के पास दो अल्टरनेटिव बचते हैं। पहला अल्टरनेटिव क्या है, या तो फर्म रिटेन कर ले सारे का सारा पैसा या फिर एज ए डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दे। आगे कहता है अगर डिविडेंड दे दिया जाएगा तो उसका फर्म उसका क्या होगा, उसके शेयर होल्डर की वेल्थ पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, वो शेयर होल्डर की वेल्थ क्या हो जाएगी, इधर से फंड रेज करना पड़ेगा, दूसरी तरफ से फंड रेज करने के लिए कॉस्ट पे करनी पड़ेगी, इधर से हमें डिविडेंड मिलेगा, तो दोनों का आपस में क्या हो जाएगी, बैलेंसिंग हो जाएगी या फिर ऑफसेट हो जाएगा। फिर आगे क्या कहता है कि जब फर्म डिविडेंड पे करेगी तो मार्केट प्राइस जो शेयर है फर्म का डिक्रीज हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू एमएम क्या कहता है कि फर्म इंडिफरेंट होती हैं, या तो वो डिविडेंड दे दें या फिर रिटेन कर लें। ये था गाइज हमारा दो अप्रोचेज के ऊपर लेक्चर। दो अप्रोचेज कौन कौन सी कल हमने पढ़ ली थी, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ी थी वाल्टर मॉडल जो एक रेलिवेंट अप्रोच थी, दूसरी रेलिवेंट अप्रोच आज हमने पढ़ी गोल्डन मॉडल, तीसरी जो अप्रोच थी इरेलीवेंस अप्रोच एमएम अप्रोच वो आज हमने पढ़े। इस तरीके से जो अप्रोचेज हैं डिविडेंड पॉलिसी चैप्टर की वो तीनों कंप्लीट हो गई हैं। इस लेक्चर को देखने से पहले गाइज हमारा जो वॉल्टर मॉडल के ऊपर लेक्चर है वो गाइज उसको प्लीज़ ज़रूर देखें ताकि आपको वॉल्टर मॉडल अच्छे से समझ में आ जाए, और उसके बाद आप ये वाली वीडियो देखो ताकि आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाए।
थैंक यू गाइज। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पर कमेंट करें। थैंक यू गाइज।